इलेक्ट्रिकलिजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ पैदा होते हैं उसके बारे में। तो जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ पैदा होता है वो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पर काम करता है। ये नियम क्या कहता है, ये इफेक्ट नियम जो है फैराडे का क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। देखिए यहाँ पे एक लपेट किया गया है, पहले ये देख लीजिए, ये लपेट है, एक लपेट है। तो एक लपेट में दो कंडक्टर बनते हैं। एक ये किनारे साइड में एक कंडक्टर कहलाएगा, एक कंडक्टर इस किनारे साइड में कहलाएगा, ठीक है। तो जब कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर इसको नचाते हैं, रोटेट करते हैं इस कंडक्टर को, तो क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कहते हैं। अगर यही जनरेटर होता तो हम ईएमएफ कहते हैं। दोनों का जनरेटर में उत्पन्न होला ईएमएफ और मोटर में उत्पन्न होने वाला बैक ईएमएफ, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है। अब देखते ये हैं कि अब हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे कि एक कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को काटने पर ईएमएफ कितना पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे काम कर रहा है। तो देखिए फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है, इसको हम सूत्र ये होता है, ये कहता है कि फ्लक्स में समय के साथ जो कंडक्टर चेंजेस करता है, लीकेज, उसको कोई पकड़ता है फिर छोड़ता है, मतलब कहने का काटता है, समय के साथ काटता है। अब कितनी उसकी दर क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये डी क्या बता रहा है? ये बता रहा है परिवर्तन, फ्लक्स की मात्रा भी जो कंडक्टर के साथ जुड़ रही है वो भी परिवर्तित हो रही है, और समय जो है वो भी बदलता रहता है, एक समान तो रहता नहीं है, वो भी बढ़ते रहता है, परिवर्तन उसमें होता है। इसलिए उस परिवर्तन को डी से निरूपित किया जाता है, तो डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए ये फ्लक्स जो है वो पोल के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक पोल तो होता नहीं है, पोल की संख्या तो मिनिमम 2 होती है या 4 हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पे P मानते हैं टोटल पोल है, P टोटल पोल है, P जो है यहाँ टोटल पोल है। पोल किसको कहेंगे? ये तो इस तरह का कितना पोल है तो उसको P से डिनोट करेंगे। एक पोल के द्वारा फ्लक्स पैदा हो रहा है वो कितना है? फाई है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? P इंटू फाई, तो वो टोटल फ्लक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके डी फाई के बदले हम लिख सकते हैं P इंटू फाई, ये टोटल फ्लक्स को बताएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं टाइम, परिवर्तन किसमें? समय में परिवर्तन, उसको निरूपित करने का क्या तरीका है? देखिए हम जानते हैं कि हम इस आर्मेचर के रोटेशन को हम n द्वारा सूचित करते हैं, n RPM, जैसे कि यहाँ लिखा है रोटेशन पर मिनट, मतलब मिनट के सापेक्ष में हम लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं n रोटेशन कर रहा है वो 1 मिनट में, या 60 सेकेंड हम कह सकते हैं, इसको 60 सेकेंड कह सकते हैं। तो n रोटेशन जो कर रहा है वो 60 सेकेंड में कर रहा है, तो एक रोटेशन कितना करेगा? एक रोटेशन करने में समय लगेगा वो होगा 60/n, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो रोटेशन करने में, एक रोटेशन करने में लग रहा है समय, वो 60/n समय लग रहा है, ठीक है। अब बात उठता ये है कि इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस दोनों के बदले, तो हम टी फाई के बदले हम P इंटू फाई लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे था।
और dt के बदले 60/n कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये ऊपर भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा P5n/60। ये एक कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को बताता है। ठीक है, एक कंडक्टर के द्वारा। तो अब बात होता ये है कि हम तो एक लूप से तो काम नहीं चलाते हैं, आर्मेचर में वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे ये तो एक लूप है, एक लूप में दो कंडक्टर, एक इस किनारे एक इस किनारे, वही लूप की संख्या अधिक कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा कंडक्टर कितना होता है तो देखते हैं। लूप की जितनी संख्या है इंटू 2 कर दीजिए, लूप की संख्या इंटू 2। यहाँ कितना लूप है, 1 2 3, 3 लूप का है, तो उसको डबल कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर हो गया। तो लूप की संख्या इंटू 2 कर दीजिए तो वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाता है। तो मानते हैं यहाँ पे हमारा टोटल कंडक्टर कितना है, Z है। तो सब पे ये नियम लागू होगा, ये जो है ईएमएफ पैदा होने वाला नियम जो है सब पे लागू होगा। तो इसलिए आगे हम क्या करते हैं, जो आपका अब मोटर में हम आते हैं तो उसको हम उस जनरेटेड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कह देते हैं, इसलिए EB हो जाता है। यहाँ पे जनरेटर में आता है तो केवल हम E लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटर का बात है तो यहाँ बैक ईएमएफ EB कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे देखेंगे यहाँ देखते हैं P5n/60, ये एक कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न हुआ ईएमएफ है। ठीक है, तो इस तरह का अगर बहुत सारा कंडक्टर एक साथ काटेगा फ्लक्स को, ठीक है, तो उसमें कितना पैदा होगा, तो EB बराबर हो जाएगा 5P/n/60, जो कि यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था, ये यहाँ पे प्राप्त हुआ था वही चीज़ है, इनटू Z। अब चूँकि कंडक्टर तो यहाँ संख्या बढ़ गया है तो Z टोटल कंडक्टर कितना है, Z है, अब बटा A। ये मतलब हो गया ये पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब इसको समझिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता क्या है। देखिए हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि आपका जितने भी कॉइल जो आर्मेचर में लपटे जाते हैं उनको इंडिविजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं तो हमारा देखते हैं यहाँ ABCD ये 4 कॉइल हैं। तो A को पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, फिर B को पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, C को पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है और D को पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है। तो इस प्रकार से उनका सेपरेट सप्लाई मिल रहा है, मतलब कि पैरेलल पाथ, एक सब कॉइल अपना अलग अलग पैरेलल पाथ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। पैरेलल पाथ का अर्थ क्या हुआ कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि एक कॉइल भी कुछ इस प्रकार से जुड़ा है, ए कॉइल हो गया, ये बी कॉइल हो गया और ये सी कॉइल हो गया और ये डी कॉइल हो गया। तो इसका एक किनारे हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं और एक किनारे हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। कुछ यही कंसेप्ट यहाँ पे ये बता रहा है, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। तो यही चीज़ इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं ये सभी पैरेलल में जुड़े हैं, तो उसी प्रकार इसका कनेक्शन भी यहाँ पैरेलल में है। इस लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है, तुम्हारे पोल के बराबर होता है। अब देखिए पोल कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए पैरेलल पाथ कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है।
P से पुल, A से पैरेलल पाथ, ठीक है। और फिर यहाँ देखते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि आपका अगर हमारा 4 कॉइल है A, B, C एंड D, तो हमारा जो 2 कॉइल जो A एंड C है वो आपस में सीरीज में जुड़े रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इसको एक कॉइल को मिला, फिर इसका एक अंतिम सिरा C के पहले सिरे से मिल गया है और C को नेगेटिव सप्लाई मिला, तो यहाँ A और C जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे B और D सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो D में पॉजिटिव सप्लाई मिला, उसके बाद ये B से जुड़ा हुआ सीरीज में, उसके बाद इसको B को नेगेटिव सप्लाई मिला, तो इस प्रकार से ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से इसका फोटो बना सकते हैं कि ठीक है। और तो मानते हैं यहाँ पे आपका नेगेटिव सप्लाई हो गया, यहाँ से आपका पॉजिटिव सप्लाई हो गया। तो यहाँ देखते हैं क्या है, पैरेलल नंबर पाथ कितना है। एक तो नीचे वाला जो सीरीज में जुड़ा है, मानते हैं ये AC है और ये BD है, तो AC सीरीज में जुड़कर सप्लाई को प्राप्त कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और BD जो है AC सीरीज में जुड़कर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार BD सीरीज में जुड़कर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई प्राप्त कर रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पैरेलल पाथ कितना है, 2 है, एक इसका कॉम्बिनेशन AC का कॉम्बिनेशन, एक BD का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ 2 पैरेलल पाथ होते हैं। तो हमेशा वेव वाइंडिंग में आपको पैरेलल पाथों की संख्या 2 होती है हमेशा, ठीक है। चाहे वो जनरेटर में हो और चाहे मोटर में हो, आपको ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगा। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ पुल के बराबर होता है, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस प्रकार की वाइंडिंग की गई है मोटर में, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बैक EMF किसी मोटर में उत्पन्न होगा उसमें ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देखा था कि ये जो है टोटल ये पार्ट कि एक कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न EMF को बता रहा था, लेकिन हम यहाँ पे जो आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, तो हम टोटल कंडक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और आर्मेचर पाथ कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल बैक EMF कितना उत्पन्न हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बैक EMF मोटर में उत्पन्न होता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका एक कॉइल जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर जो पार्ट होता है जो स्लॉट के अंदर नहीं होता है, बाहर की तरफ होता है, स्लॉट से बाहर की तरफ होता है और यू शेप बनाता है वाइंडिंग में यू शेप बनाता है, उसको कहते हैं इनएक्टिव पार्ट। और जो एक सीधा जो स्लॉट में पार्ट चला जाता है, स्लॉट के अंदर रहता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्ट। मेन EMF इसी के अंदर उत्पन्न होता है, इसका ही काम होता है EMF उत्पन्न करना या फ्लक्स को काटना, इसको एक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका किसी भी DC मोटर में बैक EMF उत्पन्न होता है और ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट में काम करता है। इसको आप समझने के लिए पहले एक कंडक्टर में कैसे उत्पन्न हो रहा है EMF ये समझिए, उसके बाद उस चीज़ को आप टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और समानांतर पथ की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। यही तो बताया गया है कि एक कंडक्टर में उत्पन्न हुआ EMF क्या है 5PN/60। और हमारे पास कंडक्टर तो आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम Z से मल्टीप्लाई कर दिए और उसमें पैरेलल पाथ कितनी है उसमें हम क्या किए, उसको हम
पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दिया। ये पैरेलल पाथ हमेशा वाइंडिंग किस प्रकार की गई है उस पर डिपेंड करेगा। वो लैप वाइंडिंग है तो आपका ए बराबर पी के बराबर होगा, वेव वाइंडिंग है तो आपका ए हमेशा 2 होगा। समझ में आ गया। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ अधिक होता है, पैरेलल पाथों की संख्या अधिक होती है। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथों की संख्या हमेशा 2 होती है। लैप में ए बड़ा पैरेलल पाथों की संख्या पोल के बराबर हमेशा रहेगी और वेव में हमेशा 2 ही रहेगी। तो इस प्रकार से आपका बैक ईएमएफ जो होता है डीसी मोटर में उत्पन्न होता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फैराडेज का नियम किस प्रकार से काम करता है बैक ईएमएफ उत्पन्न करने में। यहाँ पर लैप वाइंडिंग जो यूज होता है वो वैसे डीसी मशीन में यूज होता है, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, जहाँ पे हमें वोल्टेज कम और करंट की मात्रा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में जो होता है इसका उपयोग होता है आपको जहाँ पे वोल्टेज हमको अधिक चाहिए होता है, करंट की मात्रा कम चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं डीसी मशीन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लैप वाइंडिंग जो होता है उसका उपयोग अलग है, वेव वाइंडिंग जो है उसका उपयोग अलग है। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।